हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइट लॉ। आज हम लेकर आए हैं जूरिस्प्रूडेंस की सीरीज़ में अपनी नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल पर और एनालिटिकल स्कूल पर ऑलरेडी हम वीडियो डाल चुके हैं। आपको आई बटन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक पूरा मिल जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल वर्ड कहते हैं तो हम जो है सोसाइटी से, सोशियोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस पाते हैं उसका, जो कि बिल्कुल सही रिजेम्बलेंस है। बिकॉज ये स्कूल ये बात कहता है कि लॉ कहीं और से नहीं आया है, किसी ने बनाया नहीं है। ये जो लॉ है हमारा, ये सोसाइटी से ही इमर्ज हुआ है। हम ऑगस्ट कॉम्टे का नाम बहुत सुना ही आता है जब वेन वी टॉक अबाउट सोशोलॉजी एंड एवरीथिंग। इनको फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी कहा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि ये फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी थे तो इन्होंने जो है वर्ड भी सोशोलॉजी या सोसाइटी इन्होंने ही कॉइन करा था। द वर्ड सोशोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय इमैनुअल जोसेफ, जिसको वो बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं कर पाए आगे जाकर, और ऑगस्ट कॉम्टे ने फर्दर काम करा इस फील्ड में। ऑगस्ट कॉम्टे ने बताया कि सोसाइटी क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, और लोगों से मिलते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कौन मेरे से क्या कह रहा है, किस सेंस में कह रहा है, और धीरे धीरे अपना बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो दैट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी की इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम सोशियोलॉजी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी कहते हैं बेसिकली द स्टडी ऑफ सोसाइटी। फादर कौन है या फाउंडर कौन है इसके, वो है ऑगस्ट कॉम्टे। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल, ये ना बात करता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स देता है कि लेज़ी-फेयर एक डॉक्ट्राइन है या एक प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। ये एक फ्रेंच टर्म है और बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, जो कि ये कहता है लीव अलोन। जैसे ही अगर सोसाइटी लोगों मतलब जैसे ही जो स्टेट है हमारी, वो सोसाइटी में को फ्री कर देगी, छोड़ देगी, उनके ऊपर छोड़ देगा कि वो अपनी इकोनॉमिक नीड्स को कैसे सेटिस्फाई करे, लेस्ट इन्वॉल्व रहेगी, इंटरफेरेंस कम करेगी जब गवर्नमेंट, तो एक इंसान अपने भले के बारे में ज़्यादा बेहतर सोच पाएगा। ये लेज़ी-फेयर प्रिंसिपल कहता था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन्होंने थोड़ी सी सोच जो है आगे डाइवर्ट करी लेज़ी-फेयर के प्रिंसिपल से। इन्होंने बोला कि हमें लेज़ी-फेयर स्टेट नहीं चाहिए, हमें एक ऐसी स्टेट नहीं चाहिए जो कम साइंटिफिक इंटरफेरेंस करेगी। हमें एक ऐसी स्टेट चाहिए कि जहाँ पर जो है लोगों का वेलफेयर होगा। ठीक है, जहाँ पर लोगों के जो है कलेक्टिवली फ़ायदे के बारे में सोचा जाएगा। ये नहीं कि एज एन इंडिविजुअल आपको किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है और मुझे किस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं देखा जाएगा। कलेक्टिवली किसको किससे फ़ायदा हो रहा जा रहा है, पूरी सोसाइटी एट लार्ज को किससे फ़ायदा होगा, वो देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे इस स्कूल के चीफ प्रोपाउंडर्स के बारे में। रूडोल्फ वॉन आयरिंग, लियोन डगेट, यूगेन एल्रिक, रॉस्को पॉन्ट। रॉस्को पॉन्ट को इसका जो है फादर माना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। मैंने ये जो है इनकी एज वाइज ही सीक्वेंस में लगाए हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हैं। आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है, और जैसे जैसे हम हर प्रोपाउंडर के बारे में बात करेंगे तो मैंने उनकी एज का जो ईयर्स हैं वो भी वहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, सो दैट आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो जब आप नोट्स बना रहे हों या आप नोट्स से पढ़ रहे होंगे, आपका ये वहीं के वहीं आप बार बार देखते रहेंगे। तो अगर ऐसे पर्पसली याद भी नहीं करा कि रटा नहीं है आपने बैठकर, स्टिल आप एग्ज़ाम में एटलीस्ट क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट तो कर पाएंगे। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ठीक है, चलिए रूडोल्फ वॉन आयरिंग की बात करेंगे। 1818 से लेके 1892 तक का जो है टाइम पीरियड था इनका। इन्होंने पर्पस थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था कि कानून ना एक इंटरेस्ट पे बनता है। भाई कुछ तो ज़रूरत होगी, आपको ज़रूरत है, आपके यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है तो वाटर रिलेटेड लॉज आने चाहिए, एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन लॉज आने चाहिए। तो कुछ ना कुछ विल होती है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होती है जिसके ऊपर जो है कानून बनाया जाता है। अब इन्होंने क्या किया, उस इंटरेस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक होती है हर एक इंसान की इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो आपकी और मेरी पर्सनल ज़रूरत है। उसके बाद सोशल इंटरेस्ट आएगा कि हमारी एट सोसाइटी एट लार्ज पे क्या हमारे इंटरेस्ट हैं, 10 लोगों को, 20 को, 50, 100 लोगों को किस कानून की ज़्यादा ज़रूरत है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो आता है स्टेट इंटरेस्ट, यानी कि जो हमारी सरकार है उसका किस में फ़ायदा है, या स्टेट। अब देखो स्टेट जो लॉज बनाती है ना, हर कोई अपना वोट बैंक बनाने के लिए भाई काम करता है, तो स्टेट क्या करती है, अपने फ़ायदे अनुसार लॉज बनाती है। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि वो आपके लिए कानून नहीं बनाती हो, एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ जस्ट कि वो कानून इस तरीके से बनाते हैं कि स्टेट इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो और सोशल इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या दी थी, पर्पस थ्योरी दी थी, और इन्होंने ये बोला था कि जब लॉज बनते हैं ना, हमेशा उस तरीके से बनने चाहिए
कि एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर वो उन्होंने क्या करा, वो ऑब्वियसली हर कोई से इंसान को खुश करके इंडिविजुअल लॉस तो नहीं बना सकते। हो सकता है कि इंडिविजुअल लॉ बना, उससे आप खुश हो, मैं जो है नाराज़ हूँ, मेरे काम का नहीं है वो, ऐसा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि बैलेंस होना चाहिए रिवॉर्ड एंड कोएशन का, कि अगर सोसाइटी पे मैंने कोई लॉ बनाया, मैंने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जो है नज़रअंदाज करा, बिकॉज ऑब्वियसली ज़्यादा लोगों को ज़्यादा कुछ लोगों को खुश रखना है, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ और रिवॉर्ड या कोएशन का कोई ऐसे पनिशमेंट का सिस्टम करूँगा जिससे एक बैलेंस मेंटेन रहेगा एंड सब लोगों को मैं कोशिश कर पाऊँगा खुश रखने के लिए। लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, द स्ट्रगल फॉर लॉ, ये दो इनकी फेमस किताबें हैं। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डैश जो फलानी किताब है ये किस जूरिस्ट ने लिखी है, तो नाम याद रखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लियोन डगेट की। ठीक है, जो लियोन डगेट है एक बड़े फेमस फिलोसोफर थे, दरखाइम, ये उनसे बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है, दरखाइम ने पहली बार सॉलिडारिटी की बात करी थी, अब लियोन डगेट ने उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या कहा कि एक चीज़ बड़ी बढ़िया भी कही इन्होंने कि एक आदमी सारे काम तो नहीं कर सकता, मैं सारी चीज़ें तो पढ़ा नहीं सकती, मैं सारी ही फील्ड्स में जाके नौकरी नहीं कर सकती हूँ, भाई मैं सारे काम तो नहीं कर सकती हूँ ना। तो इन्होंने क्या किया, हर एक इंसान की जो कॉमन नीड्स होती हैं ना, वो तब सेटिस्फाई होती हैं जब आप म्यूचुअल असिस्टेंस रखते हो। मैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मैंने ज़रूरत में आपको कोई चीज़ दे दी, उसके बदले में आपने मुझे कुछ दे दिया। ऐसे ही होता है, देश भी इंटरनेशनल लॉ भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है ना। हर देश में हर चीज़ की फसल तो नहीं उगाई जा सकती, चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि आदमी की नीड्स को सेटिस्फाई करने का तरीका ही ये है कि मैन क्या करेगा, एक दूसरे को दूसरे की ज़रूरत के अनुसार चीज़ें लेंड करेगा। अब याद करो, जब स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते थे तो क्या ये बार्टर सिस्टम नहीं था कि आप मुझे कुछ दो, उसके बदले में मैं आपको कोई और सामान दूंगी, आप मुझे गेहूँ दो, उसके बदले में मैं आपको टॉफ़ी दूंगी, क्या ये नहीं होता था? सो आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्ट यही मतलब है, बट याद रखने में बड़ा आसान हो जाता है। लियोन डगेट ने बात करी बार्टर सिस्टम की कि लेन देन करना है आपस में, तो इससे चीज़ें याद रखनी थोड़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ऑगस्ट कॉम्टे से और दरखाइम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, तो इन्होंने क्या करा, इनकी बातों को बहुत ज़्यादा स्टडी करके डीप एनालिसिस के बाद इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सोशल सॉलिडारिटी का। सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट हमें यही कहता है कि एक आदमी अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। अगर एक आदमी अकेला रहता है, किसी से मिलता नहीं, किसी से बात नहीं करता, चुप अकेला रहता है, तो डिप्रेशन में, लोनलीनेस से मर जाएगा वो आदमी। तो इसीलिए ये क्या है, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एक दूसरे से मिलने की, बात करने की। इससे क्या होता है कि इंसान की स्ट्रेंथ बनी रहती है। आप बड़े परेशान हो, आपके पापा ने आके बोला कि बेटा चिंता मत कर, नौकरी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कोई और नौकरी कर लेना, कुछ और कर लेंगे, कोई बिजनेस कर लेंगे। आपको वो स्ट्रेंथ आई ना, पापा ने ये बोल दिया कि बेटा परेशान मत हो। तो ऐसे ही जब तक मैं लोगों से बात नहीं करूँगी, उनकी मदद नहीं करूँगी, वो मेरी मदद नहीं करेंगे, स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी हमारे पास, ज़िंदगी जिएंगे कैसे? तो इन्होंने ये बोला कि एक दूसरे के ऊपर हर एक आदमी इंटरडिपेंडेंट है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही आपको स्कूल में ही वो फूड चेन पढ़ा दी जाती है, एक दूसरे को खाता है, एक दूसरे को खाता है। ऐसे क्या होता है, एक चेन है ना, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। हम जो है जानवरों के ऊपर भी इंटरडिपेंडेंट है, उसके बाद हम पेड़ पौधों पे इंटरडिपेंडेंट है, अदरवाइज़ वो हमारे ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही इसी वजह से हो पाता है। और काफ़ी बार क्या होता है, अगर हम बात करें जूरिस्प्रूडेंस की, तो किसी जूरिस्ट की एक सेइंग लिख दी जाती है और बोल देते हैं किससे जूरिस्ट ने ये बात कही थी। अब ये सबके सेइंग याद रखने तो भाई पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, बट यहाँ पर एक माइंड ट्रिक आती है। आप वो बात पढ़ो पहले, तो उसको रिलेट करो कि वो कौन से स्कूल्स के ऑथर ने कही हो सकती है, कहाँ से बात मैच कर रही है। उसके बाद आपने सपोज 4 और 5 जूरिस्ट पढ़े हुए हैं उस स्कूल के, अब आप उनको वहाँ से एनालाइज करोगे कि किसने कई बात कही होगी, किसकी आइडियोलॉजी ऐसी थी, किसकी नहीं थी। आप ऐसे एटलीस्ट आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो डगेट ने कहा था, द ओनली राइट विच एनी मैन कैन पजेस इज़ द राइट टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। हमेशा अपनी ड्यूटी करो, सामने वाले को जिसकी ज़रूरत है, जो तुम शेयर कर सकते हो, उसके साथ वो चीज़ जो है शेयर करो और उसको बांटो। ठीक है, आई होप लियोन डगेट समझ में आएंगे। अब हम बात करेंगे एल्ड्रिक की। इन्होंने ये बोला था कि जो सोर्स ऑफ लॉ है वो सोसाइटी है, इट इज़ बेसिकली कहीं और से नहीं आता। लॉ हमेशा कहाँ से आता है,
जो है सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, उसी के हिसाब से जो है स्टेट जो है लॉ बनाती है। इट इज़ बेसिकली द सोर्स ऑफ लॉ इज मैन इन एसोसिएशन। जब आदमी 10 लोगों के साथ उठता बैठता है, क्या वो बात करता है, कैसे वो बात करता है, क्या ज़रूरतें हैं उन 10 लोगों की, उस हिसाब से ही जो है लॉ बनाया जाता है। तो सोसाइटी ही हमेशा जो है लॉ का सोर्स होगी। उसके बाद इन्होंने फॉर्मल लॉ और लिविंग लॉ में डिफ्रेंशिएट करा था। देखिए सीधी सी बात ये है कि लिविंग लॉ क्या है, एक लीगल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें फॉर्मल रूल्स बनाए गए हैं, उस हिसाब से ज़िंदगी लोग जी रहे हैं। और हमारा जो फॉर्मल लॉ है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो लिविंग लॉ के साथ आता है, वो लिविंग लॉ के पीछे पीछे आता है। ये बात यूगल ने कही थी। उसके बाद बात करेंगे रॉस्को पॉन्ट के, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल। इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजिकल स्कूल कहा गया था और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था सोशल इंजीनियरिंग का। इन्होंने बोला था जैसे इंजीनियर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लगा के कोई ना कोई नई चीज़ें बनाते हैं ना, मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई मशीन बनाई या कुछ है, यही काम जो है वकीलों का भी है, लॉयर्स का भी है। इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये अलग अलग सर्कमस्टांसिस में, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से जो है चीज़ों को चेक करें, एनालाइज करें और उस हिसाब से लॉ बनाए। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय कॉलर। कॉलर ने क्या किया था, 5 जूरल पॉस्टुलेट्स दिए थे कि 5 तरीके के कानून होने चाहिए। वही आगे इन्होंने जो है उसके बारे में डीप स्टडी करी थी। तो देखते हैं वो 5 जूरल पॉस्टुलेट्स क्या हैं। अब देखो इन्हें 1 बाय 1 रीड करोगे ना तो याद रखने बड़े मुश्किल हो जाएंगे, बट इतने ये लॉज है ना, ये तुमने पढ़ रखे हैं। तो इनको सबसे बढ़िया तरीका याद किया है इन्होंने। सबसे पहला जूरल पॉस्टुलेट इनका था क्रिमिनल लॉ के लिए। मैन की ये जिम्मेदारी है कि वो इंटेंशनली किसी और इंसान को थ्रेटन ना करे, उसके अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस या क्रिमिनल एक्ट कमिट ना करे, ठीक है। तो हमें लॉ किस बारे में चाहिए, हमें क्रिमिनल लॉज चाहिए क्योंकि लोग क्रिमिनल एक्ट्स कमिट करते हैं, फिर हमें क्रिमिनल लॉज चाहिए उनको पनिश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ सोचो, एक इंसान ने मेहनत करी, कोई चीज़ बनाई और उसको बनाने में भी मेहनत करी, मशीन बनाई, चाहे कुछ भी करा उसने अपना एक लेबर डाला, उसने अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो प्रॉपर्टी बनाई। तो उस प्रॉपर्टी से जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो सारे मतलब एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट्स उसे मिलने चाहिए ना। दिस इज़ द बेसिस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी एंड योर पेटेंट एंड कॉपीराइट। आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी बेसिक्स ये है कि अगर आप दिमाग लगा के कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो चीज़ भी उतनी ही वैल्यूबल, उससे जितने भी बेनिफिट आते हैं वो जो बनाने वाले को ही मिलने चाहिए। उसके बाद एक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2 लोगों ने या 2 से ज़्यादा लोगों ने जनरल इंटरकोर्स में सोसाइटी में ये चीज़ डिसाइड करी कि हम गुड फेथ में एक दूसरे के लिए ये काम करेंगे, तो आपको वो काम करना पड़ेगा। उसके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। आप किसी भी इंसान को अनरीजनेबली इंजर नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, डिफॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये बेसिक्स थे आपके लॉ ऑफ टॉर्ट्स के। और उसके बाद आपने कोई भी चीज़ करी है तो आपको उसकी लाइबिलिटी रखनी पड़ेगी। याद है विकेरियस लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी पढ़ते हैं हम टॉर्ट के अंदर, ये उन्हीं लाइबिलिटी की बात कर रही है कि आपने किसी चीज़ को अपनी प्रॉपर्टी पर रखा और वो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी से या आपके पास से एस्केप कर जाती है और बाहर जाकर वो डैमेज कर देती है, तो उसके लिए आप लाइबल होंगे। दिस इज़ योर एब्सोल्यूट एंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ठीक है। ये कहीं पर डिफाइंड रूल्स नहीं है, इट इज़ जस्ट इन्होंने चीज़ बोला था, ये हाइपोथेसिस है। एंड ओवर द ईयर्स जब अब डिफरेंट लॉज को जो है बनाया गया, इनैक्ट करा गया, तो इन लॉज को, इन पॉस्टुलेट्स को उनका बेसिक्स माना गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो आपको हमेशा करना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। कोई सजेशन या कोई डाउट है दैट इज़ ऑल्सो वेलकम, आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो साथ साथ लिखने हैं, उसकी करने की मेहनत मत करो, वीडियो देखो शांति से, आपको ये PPT हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।